स्टूडेंट्स, हमारा जर्नल का टॉपिक रनिंग है और इसमें हम लोगों ने नॉर्मल एंट्रीज हमने सारी कर ली हैं। कुछ एडजस्टमेंट एंट्री हैं, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्री है, वो ओपन कर लेते हैं एक बार। और उसमें हमारी फर्स्ट एंट्री है रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, राइट, तो जो भी अनसोल्ड जो गुड्स है, राइट, यानी कि अनसोल्ड गुड्स, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसकी जो वैल्यूएशन होती है वो होती है बुक वैल्यू और एमआरपी, मार्केट प्राइस में जो भी लेस होती है, यानी जो भी कम होती है, वो क्या होती है? इसकी वैल्यूएशन इसकी की जाती है उस अमाउंट पे। ओके, और इसकी एंट्री क्या होगी? आप लिखोगे इसमें क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, लास्ट में हम ट्रेडिंग एंड पीएनबी अकाउंट बनाते हैं, जहां पर ये क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं और ये क्लोजिंग स्टॉक एक हमारी असेट्स है जिसको हम आगे फर्दर लेके जाते हैं, जो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं ना, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ये इसकी एंट्री होगी और यहाँ पर अपन लिखेंगे बी क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर। ठीक है, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। ओके, इसके बाद हम सेकेंड एंट्री ले रहे हैं। सेकेंड एंट्री है आपकी आउटस्टैंडिंग expenses. And what do you mean by outstanding expenses? Expenses which related to current year but not have been paid till date. Expenses which related to current year, यानी जो current year के expenses है, but उसको हमने till ऐसे देते हैं, but till end of financial year, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होने को है और हमने ये एक्सपेंसेस अभी तक पे नहीं किया। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? यानी वो एक्सपेंसेस जो करंट ईयर का है लेकिन हमारी क्लोजिंग डेट आ गई 31 मार्च और हमने उसको अभी तक पे नहीं किया, तो वो हम कैसे शो करेंगे उसको? हम उसको मानेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंडिचर तो है पर पे नहीं हुआ, दैट्स वाई वो किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। और इसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू related outstanding expenses account being expenses recorded as outstanding expenses. This is narration. ठीक है, तो अब इसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसको जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हो सीधा सीधा सैलरी ड्यू, है ना, या फिर आउटस्टैंडिंग ये लिखा हो, या फिर ऐसे लिखा हो सैलरी पेड फॉर 11 मंथ 22,000, ऐसे लिखा हो, राइट। आपको मैं बता दूं कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो 12 मंथ पर बेस्ड है, तो 12 मंथ का ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ना एक कम ना एक ज्यादा। अब यहाँ पर 11 महीने का की सैलरी पे हुई है, इट मीन्स एक महीने की स्टिल आउटस्टैंडिंग, एक महीने की अभी तक पे नहीं हुई, तो एक महीने की पे नहीं हुई तो वो क्या मानेंगे अपन? उसको आउटस्टैंडिंग मानेंगे।
अब उस अमाउंट को कैसे निकालें भाई? 11 महीने के लिए 11 मंथ के लिए हमने 22,000 दिया, यानी 1 मंथ के लिए हमने 2,000 दिया होगा, ओके, तभी तो 22,000 आया। तो जो रिमेनिंग 1 मंथ है उसमें हमको कितना देना था? इसको 2,000 देना था। इज दैट क्लियर? तो दिस इज आउटस्टैंडिंग। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000 टू सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, और आप आगे लिख दोगे अमाउंट 2,000। ओके, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है, 2,000 से अपन ये एंट्री को कर देंगे। ओके, अब क्योंकि ये अमाउंट हमने पे नहीं किया, राइट, यानी स्टिल अनपेड है ये अमाउंट, तो पे तो करना ही है ना। तो जैसे नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा हम इस एक्सपेंसेस को पे कर देंगे। तो जब तक ये अमाउंट पे नहीं होगा इसको एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मानेंगे, और ये कहाँ शो होगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होगा। दिस इज और लायबिलिटी, ये क्या है? हमारी लायबिलिटी। दोबारा समझ लो, यदि करंट ईयर के 12 महीने का 12 मंथ का यदि कोई भी एक्सपेंसेस पे नहीं हुआ तो वो उसको जब तक वो पे नहीं हो जाएगा जब तक हम उसको क्या मानेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मानेंगे। और इस चीज की हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं, यानी कि हम क्लोजिंग डेट पे देखेंगे, लाइक हमारा फाइनेंशियल जैसे एंड हुआ 31 मार्च और हमने देखा वो एक्सपेंसेस पे नहीं हुआ। जैसे जनरली कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं, लाइक जैसे रेंट है, रेंट नेक्स्ट मंथ में देते हैं अपन, सैलरी वो भी नेक्स्ट मंथ आफ्टर 1 मंथ। ऐसा नहीं होता कि 31 मार्च को आपका मंथ एंड हुआ 31 मार्च को सैलरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो जनरली नेक्स्ट मंथ में जाएगी, और नेक्स्ट मंथ यानी 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट हो जाएगा, और आपको सैलरी मिल रही है मान लो 10 अप्रैल, राइट। अब वो एक्सपेंडिचर तो है पिछले साल का, लेकिन रिकॉर्ड पे कब किया जाएगा? आपको करंट ईयर में, नेक्स्ट करंट ईयर में पे किया जाएगा। तो उसको कैसे अपन रिकॉर्ड करेंगे? एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसको पॉज करके इसको आप नोट कर लें। इसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सपेंसेस पे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। या इसको अपन लिख देते हैं एडवांस, इसको हम मान लेते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी कि जो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसका अमाउंट हमने पहले से ही एडवांस में करंट ईयर में पे कर दिया, ठीक है। तो इसके बारे में वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, हमारी लास्ट शायद अकाउंटिंग इक्वेशन की उसमें आपको बता चुकी हूँ इनकी सारी डेफिनेशंस वगैरह। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिया, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का था लेकिन हमने उसको करंट ईयर में पे कर दिया। तो क्या अब हम इसकी एंट्री करेंगे, यानी कि ऐसा कोई एक्सपेंसेस होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको हम एडवांस में पे कर देते हैं, जिसकी हमने सर्विस अभी तक नहीं ली है, तो उसको हम किस में कंसिडर करते हैं? हम असेट्स में, ठीक है। इसको हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? इसकी एंट्री हम करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। हम इसकी एंट्री करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड एक्सपेंसेस। इसकी एंट्री अपन नरेशन ले देंगे बीइंग अमाउंट पेड इन एडवांस, राइट। अब इसमें इसकी जो एंट्री है वो कैसे आएगी? ऐसे आएगी, या तो सीधा सीधा लिखा होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे लिखा हुआ आएगा, या फिर लिखा हुआ आएगा सैलरी और रेंट, अपन रेंट लिख लेते हैं चलो इसमें ना, रेंट पेड फॉर 15 मंथ, राइट। और सपोज करो 18,000 पे कर दिया,
अब मैंने आपसे कहा हमें खर्चा कितने का लेना है, 12 मंथ का लेना है, यानी कितना एडवांस दे दिया इसने, 3 मंथ का, ठीक है। 15 मंथ का पैसा दिया इसने 18,000, यानी पर मंथ कितना हुआ ये अमाउंट, 1200, ठीक है। तो 3 महीने का कितना बना, 3600, यानी कि ये पैसा इसने एडवांस दे दिया। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, है ना। एंट्री क्या करेंगे अपन, देखो, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है, 3600, ये अपना एंट्री ऐसे रिकॉर्ड कर देंगे। समझ गए कैसे निकालना है आपको, आपको जितना अमाउंट दे रखा है, जितने मंथ का दे रखा है, उसे डिवाइड करके आप पर मंथ निकाल लो, और जितने ईयर का प्रीपेड, जितने मंथ का प्रीपेड है उसे आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। पॉज करके इसको नोट कर ले। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम, राइट। ये भी क्या है, एक तरीके से आउटस्टैंडिंग इनकम, लेकिन एक्सपेंडिचर के लिए वर्ड यूज होता है आउटस्टैंडिंग, पर इनकम के लिए वर्ड यूज होता है एक्रूड, ओके। तो यहां पर भी सेम चीज है, यानी कि करंट ईयर की इनकम बट नॉट रिसीव्ड एट द लास्ट डेट 31 मार्च, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जो डेट है, जब तक वो पैसा हमें नहीं मिला, जबकि वो इनकम थी करंट ईयर की। तो क्या एंट्री करेंगे, जैसे कि ये एक्रूड इनकम है, दिस इज आवर असेट्स, क्योंकि ये पैसा हमें मिलना था, मिला नहीं है तो मिल तो जाएगा, राइट। तो ये हमारी क्या है, एक्रूड इनकम है। और वैसे ही इनकम है तो इनकम और हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो क्या एंट्री करेंगे अपन इसकी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड इनकम अकाउंट being amount recorded as accrued income। एक इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक अमाउंट आप लिख लो इसमें, इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 10 month 10,000 रुपीज, ठीक है। 10 मंथ का हमें इंटरेस्ट मिला 10,000, यानी पर मंथ कितना होगा 1,000। तो कितने मंथ के और मिलना चाहिए था अपन को, 2 मंथ का, तभी तो जाके 12 महीने होंगे। तो कितना हो जाएगा 2,000, राइट। एंट्री क्या करेंगे अपन, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितने से हो जाएगा 2,000 से, ओके। ऐसे ही एक एंट्री है आपकी एडवांस इनकम, एडवांस इनकम, सर्विस देनी और इनकम पहले आ गई। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हमें सर्विस देनी ही पड़ेगी, समझिए मेरी बात को। जैसे कि मान लो कोई एक साथ आपको पैसा दे देता है, तो अब आपने वो पैसा एक्सेप्ट कर लिया। मान लो मैंने किसी को किसी को मैंने अपना घर रेंट पे दे दिया और उससे मैंने 6 महीने का रेंट एडवांस में ले लिया, ठीक है। तो अब वो 6 महीने के लिए मैं उस बंदे को बाउंड हूँ कि वो बंदा मेरे घर को अवेल करे। तो वो क्या हो गया, एडवांस इनकम हो गई, यानी अब वो इनकम चलेगी कब तक, 6 मंथ तक। दैट्स वाई ये क्या हो गई, एक तरीके से लायबिलिटीज हो गई, यानी 6 मंथ तक के लिए वो चीज बाउंड हो गई कि मुझे सर्विस देनी ही पड़ेगी, है ना। तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई। इसकी एंट्री क्या करेंगे अपन, अगेन इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होना, लेकिन यहाँ एडवांस में मिल रहा है तो उसको क्या कर देंगे अपन, डेबिट कर देंगे। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम
account, right? Being amount recorded as advance income. नरेश एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं. सपोज करो रेंट रिसीव फॉर 16 month 16,000. ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा मिल गया अपन को? 4 month का एक्स्ट्रा मिल गया ना. ठीक है, इसमें ये माइनस करेंगे तभी तो 12 महीने बचेगा. तो ये 1000 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 4000. एंड दिस इज एडवांस इनकम. तो यहाँ पर 4000 से अपन एंट्री कर देंगे. एंट्री क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट. और ये कहाँ शो करेंगे अपन? जब तक इसका सर्विस नहीं दे देंगे, लायबिलिटीज में शो करेंगे. ठीक है, आई होप आपको ये चारों ट्रांजेक्शन्स इसके समझ आ गए होंगे. और इसके बाद अपन हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये क्या है? ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि ये नॉन कैश आइटम है. यानी कि जो ऑनर है वो कैपिटल लगाता है बिजनेस में, और बिजनेस इस पे अपना एक्सपेंडिचर मान के इंटरेस्ट पे करता है, राइट. लेकिन एक्चुअल में ना तो बिजनेस पे कर रहा है और ना ऑनर ले रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? इसको कैलकुलेट करके इस पैसे को वापस से बिजनेस में लगा रहा है. ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या करते हैं अपन? क्योंकि ये एक्सपेंसेस है तो इसको अपन डेबिट ही करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 करेंगे कैपिटल अकाउंट. ये एंट्री का मीनिंग यहाँ पे लिख दोगे आप. बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड. अंडरस्टैंड? यहाँ पे हमने 2 कैपिटल क्यों किया? क्योंकि जब हम बिजनेस में कैश लगाया था तो हमने क्या एंट्री करी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. यहाँ हम क्या लगा रहे हैं बिजनेस में? इंटरेस्ट ही लगा रहे हैं अपना. तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि वो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंडिचर है. समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप किसी भी पॉइंट से इसको आप याद कर सकते हो. सेम यही चीज आपकी आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर. ये क्या है? इनकम है, राइट. इनकम में तो क्या एंट्री करेंगे अपन इसके अंदर? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट. यहां लिखोगे आप बीइंग अमाउंट चार्ज्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. क्या मीनिंग है भाई इसका? ड्राइंग का मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना. अब इस भाई ने हमने इसको ड्राइंग में क्यों ट्रांसफर कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को? क्योंकि हम ऐसा मानेंगे कि ऑनर हमें इंटरेस्ट देगा, लेकिन ऑनर हमें एक्चुअल में नहीं देगा. नहीं देगा तो हम क्या मानेंगे कि उसने इसको भी ड्राइंग कर लिया. तो सिंपल, जैसे हमने इसकी एंट्री करी है ये इसकी एंट्री कर लेंगे. ये दोनों एंट्री है ना, ये कौन से प्रिंसिपल को शो कर रहा है? सेपरेट लीगल एंटिटी को, राइट. इसी की वजह से ये दोनों एंट्रियां पास होती हैं. ओके, दोनों एंट्रीज पास होती हैं. आप इसको पॉज कर ले, लिख लें. फिर एक एंट्री और है डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स. डेप्रिसिएशन क्या है? जब हम किसी असेट्स को बार बार यूज करते हैं तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी डिक्रीज होती है और
उस जो रिड्यूस होता है ना पार्ट, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एंड दिस इज लॉस फॉर बिजनेस, दिस इज लॉस फॉर बिजनेस, दैट्स व्हाई ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या करेंगे अपन, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स अकाउंट डेबिट टू असेट्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई असेट्स का नेचर तो डेबिट होता है, मैम आप क्यों क्रेडिट कर रहे हो? तो आप यहां समझो बात को, यदि असेट्स मेरी इंक्रीज होगी तो मैं डेबिट करूंगी, नहीं मेरी असेट्स यदि डिक्रीज होगी, चाहे कॉज मेरा सेल करना हो चाहे कॉज मेरा डेप्रिसिएशन हो, तो मेरी असेट्स यदि डिक्रीज होगी तो मैं उसको क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। इसी वजह से मैंने इसको क्रेडिट किया है और नरेशन लिखेंगे अपन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। ओके, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं जिनके बेस पर आप क्वेश्चंस को करेंगे। और इसके लिए एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, देखो ओके, तो अपना ये क्वेश्चन है एक, सैलरी पेड फॉर 10 मंथ 20,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600, मशीनरी परचेज 20,000, डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम ऑन मशीनरी, ओके। एक्रूड कमीशन दिया हुआ है और एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है 2,000, ओके। अब अपन इसकी एंट्री करते हैं। तो आप जर्नल एंट्री का पहले फॉर्मेट बना लें। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट।
यहाँ आप लिख दो जर्नल। ठीक है, फर्स्ट एंट्री करते हैं सैलरी पेड फॉर 10 मंथ। तो हम फर्स्ट एंट्री लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 20,000। सॉरी 20,000 नहीं आएगा, 10 मंथ के लिए पे किया है ना, तो कितना आएगा 4,000। राइट, 10 महीने के लिए पे किया है 20,000, तो एक महीने के लिए कितना हो गया 2,000, और 2 मंथ का नहीं दिया तो उसके लिए कितना हो गया 4,000। राइट, तो फर्स्ट एंट्री करने के बाद उसके नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेकंड एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000। तो अपन यहाँ पे क्योंकि एक्सपेंसेस का नाम नहीं लिखा तो आप लिखोगे सॉरी प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये, तो फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। राइट, कितना अमाउंट आ जाएगा 5,000। थर्ड एंट्री देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2,000। फोर्थ एंट्री करेंगे अपन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600। ये 600 की एंट्री होगी। राइट, इसके बाद मशीनरी परचेज कुछ नहीं लिखा तो कैश मानेंगे, देन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना जाएगा 20,000। और फिर 6 है डेप्रिसिएशन चार्ज, तो आप लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो 10% कितना आएगा 20,000 का 2,000, तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 2,000। फिर 7 एंट्री है आपकी एक्रूड कमीशन, इनकम है ये, है ना, तो फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 400। नेक्स्ट है एडवांस, वही है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह, तो आप जैसे अपने ऊपर करिए ऐसे लिखेंगे एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ऐसे अपन को ये एंट्रीज को नोट करना है। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें और इसके अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करें। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम जो इसके साथ और कुछ इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं या फिर हम इसका नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसको हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।